गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संजीत कुमार नेशनल कॉलेज सिरसा से। हमने हमारी लास्ट क्लास में सैम्पलिंग पे बात की। सैम्पलिंग के बाद आज हम बात करेंगे रिसर्च पेपर राइटिंग के ऊपर कि शोध प्रपत्र लेखन और उसकी विषय वस्तु क्या। रिसर्च पेपर राइटिंग में अगर बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रिसर्च पेपर राइटिंग। रिसर्च पेपर राइटिंग की अगर बात करें वर्तमान समय में आज के टाइम में हम देखते हैं कि वो रिसर्च का शोध का युग माना जाता है और एक अनुसंधानकर्ता एक रिसर्चर ये बोलते रहते हैं, हमें ये सुनने में आता रहता है कि वो कहता है कि मैंने किसी मैगज़ीन में मेरे 2 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो गए, किसी मैगज़ीन में मेरे 3 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो गए, मेरे इतने फलां पेपर में या फलां पत्रिका में मेरा रिसर्च पेपर आ गया। और एक रिसर्च पेपर को लिखना काफ़ी कठिन कार्य होता है। एक रिसर्च पेपर में एक तरीका, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसका अनुसरण किया जाता है। उससे क्या होता है कि एक अनुसंधानकर्ता और एक शोधार्थी जो होता है वो विभिन्न स्रोतों का सहारा लेकर के प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों के सहारे से अपना शोध पेपर तैयार करता है और शोध पेपर में अनेक प्रकार की विचारधाराओं तथा निरीक्षण आदि को प्रयुक्त किया जाता है। अब फॉर्मेट की अगर बात आती है रिसर्च पेपर की, तो वैसे तो रिसर्च पेपर का कोई निश्चित फॉर्मेट होता नहीं है। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर या शोधकर्ता अपने अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट बना सकता है, लेकिन एक रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पक्ष या महत्वपूर्ण पॉइंट्स या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उनके बात करते हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रस्तावना कि एक रिसर्च पेपर में सबसे पहले एक प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रस्तावना के बाद विषय वस्तु है उसका मुख्य, उसके बाद रिसर्च पेपर के मेन पार्ट, मेन बॉडी आनी चाहिए जिसमें उस पेपर की अंदर जिस भी विषय पर काम किया जा रहा है उसके बारे में पता चले। और उसके बाद है कि शोध के प्रमुख निष्कर्ष की वो जो रिजल्ट हैं वो किसी शोध या किसी रिसर्च के प्रमुख निष्कर्ष और रिजल्ट हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से बदलने का प्रयास ना करें। कुछ रिसर्च पेपर या प्रपत्र के अंदर एक कोटेशन से आरंभ किया जाता है और वो जो कोटेशन होता है वो उस रिसर्च पेपर से डायरेक्ट रूप से या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है। तो आइए रिसर्च पेपर के अन्य पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना एक रिसर्च पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तावना में उस रिसर्च पेपर की योजना को दर्शाया जाता है, योजना पर प्रकाश डाला जाता है और जो रिसर्च टॉपिक है उसका उपयोगिता क्या है और वो रिसर्च टॉपिक आया कहाँ से, क्यों वो रिसर्च टॉपिक लिया गया, उसके ऊपर विचार किया जाता है। प्रस्तावना में यह भी बताया जाता है कि एक जो शोध करने वाला इंस्टीट्यूट या संस्थान या विभाग है वो कौन सा है, किस विभाग की ओर से शोध किया जा रहा है। और प्रस्तावना में किसी कार्य से लेकर के या किसी विषय के संबंध में भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
उसका भी संकेत प्रस्तावना में दिया जाता है। प्रस्तावना के बाद में आता है समस्या का वर्णन। समस्या से यहाँ मतलब है किससे? टॉपिक, विषय से। समस्या का मतलब है टॉपिक या विषय। एक अनुसंधानकर्ता रिसर्च पेपर को लिखने से पहले किस विषय पर वो रिसर्च पेपर बना रहा है, ये समझना, किस टॉपिक पर रिसर्च पेपर बना रहा है या उसकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च अनुसंधान समस्या क्या है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका परिचय देता है। और एक शोध विषय में उसके विषय में अनुसंधान की आवश्यकता का वर्णन किया जाता है कि रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता किसी शोध विषय पर किस लिए अनुसंधान कर रहा है। उसके साथ साथ जो समस्या या जो टॉपिक किसी अनुसंधानकर्ता ने लिया है, डिसाइड किया है, उसकी टाइमलाइन निर्धारित की जाती है, समय सीमा बांधी जाती है, ताकि उसके रिसर्च कॉम्पैक्ट हो सके, उसको कंपाइल करना आसान हो सके, या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अन्य विषयों की समस्याओं का भी संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है उस रिसर्च पेपर के अंतर्गत। उसके बाद शोध प्रपत्र के उद्देश्य एवं अक्षेत्र। अब पहले प्रस्तावना के बाद रिसर्च का टॉपिक डिसाइड होने के बाद उसके उद्देश्य व एरियाज, अक्षेत्र में किस एरिया से हमें ये रिसर्च करना है, किस अक्षेत्र से रिसर्च करना है और क्यों करना है, उसके उद्देश्य क्या है, उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं। उद्देश्य हमेशा क्या होता है, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मौजूदा ज्ञान में सुधार या संशोधन होता है। उद्देश्य के बाद आता है कि जो अनुसंधान कर्ता द्वारा उसके रिसर्च और अनुसंधान में कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी प्रणालियाँ यूज की जाएगी। मेथड यानी कि ऐतिहासिक पद्धति हो सकती है, हिस्टोरिकल मेथड, हाइपोथेसिस के आधार पर हो सकता है, प्राइमरी डाटा के आधार पर, सेकेंडरी डाटा के आधार पर, इंटरव्यू, शेड्यूल, इस प्रकार से उनकी मेथडोलॉजी आदि का उपयोग किया जा सकता है। रिसर्च के अंदर तथ्यों को कलेक्ट करके विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं और प्रतिवेदन में उन पर उल्लेख किया जाता है जिनके द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया है। पद्धति के अंदर हम प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बारे में बताते हैं और अनुसंधान करता उन प्रणालियों के बारे में बताते क्यों उपयोग किया तथा उनका उस रिसर्च पेपर से या उसमें आने वाले तथ्यों से क्या संबंध है, ये भी बताने का प्रयास करता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सैंपल। अगर एक अनुसंधानकर्ता का रिसर्च पेपर बहुत बड़े एरिया के बारे में हो तो अपने उस रिसर्च पेपर में अपने उस विषय के अनुसार सैंपल या निदर्शन लेने की कोशिश करता है, सैंपल कलेक्ट करता है और फिर सैंपल के आधार पर स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता है कि ये जो पेपर है उसकी प्रकृति को देखते हुए उसी प्रणाली को उपयुक्त क्यों समझा गया। उसके बाद आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण का संगठन, कि एक अनुसंधानकर्ता शोध कार्य में सर्वेक्षण कम से कम एक या अधिक व्यक्तियों का सहयोग रहता है। तो जो शोध संगठन होता है उसका विवेचन करना भी आवश्यक हो जाता है।
शोध से संबंधित पूरे खर्च का हिसाब किताब रख सकता है। यानी कि अपने अनुसंधान में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का सहारा लेता है, वहाँ पे विभिन्न लोगों का सहारा लेता है, वहाँ वो सर्वेक्षण कर सकता है, आदि के आधार पर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है और उसके शोध संबंधी खर्च का पूरा हिसाब किताब रखा जा सकता है। विश्लेषण तथा व्याख्या कि किसी भी प्रतिवेदन या रिसर्च पेपर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चरण यही होता है कि उन चीज़ों का, तथ्यों को कलेक्ट करना, उनको व्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट करना, तथ्यों को प्रेजेंट करने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण में मुख्य रूप से जो घटनाएं हैं उनके बीच में कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हाइलाइट्स ऑफ डाटा। कुछ डाटा, कुछ तथ्य अपनी विशेषताओं के कारण प्रमुख परिणामों और निष्कर्षों में अंतर ला देते हैं। तो ये प्रमुख परिणामों और निष्कर्षों में रिपोर्ट में स्थान दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर अध्ययन के परिणाम व निचोड़ पाठकों के लिए उपलब्ध हो सके। उसके बाद आता है सुझाव या समाधान कि प्रत्येक शोधक अपनी तरफ से सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन अपने रिसर्च को वैज्ञानिक प्रतिवेदन के आधार पर अध्ययन करके, वैज्ञानिक प्रतिवेदन के रूप में स्वीकार करके कहीं ना कहीं जो उसके पास डाटा आए उस डाटा के आधार पर सुझाव दे सकता है, समाधान निकालने का प्रयास कर सकता है। उसके बाद है संलग्न सूचना, जिसे अपेंडिक्स आपा कहते हैं, कि एक अनुसंधानकर्ता ने अपने रिसर्च पेपर में जिन जिन बुक्स का, मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर का, लाइब्रेरीज का प्रयोग किया है, उनकी एक बिब्लियोग्राफी बनाता है, संदर्भ ग्रंथ सूची बनाता है और उस बिब्लियोग्राफी में अपने रिसर्च पेपर के पीछे डाल देता है, जिसे संलग्न सूचना या अपेंडिक्स आदि का नाम दिया जाता है। और इसी कड़ी में सबसे लास्ट में अनुसंधानकर्ता अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है, अपने कथनों के द्वारा अपने निष्कर्ष को प्रेजेंट करता है। वो निष्कर्ष पक्ष या विपक्ष में तर्क कोई भी हो सकता है, देना चाहिए या दे सकता है, और शोध के निष्कर्षों की सहायता से अपने रिसर्च को पूरा करने के उस समस्या के समाधान का प्रयास करता है। तो उसके बाद आता है कि शोध प्रपत्र के लाभ क्या होते हैं, एक रिसर्च पेपर के लाभ क्या हो सकते हैं। रिसर्च पेपर शोधकर्ताओं को नए ज्ञान तथा शोध कार्य के संबंध में जानकारी देता है। किसी भी प्रकार के रिसर्च और शोध में योगदान उस रिसर्च पेपर की ख्याति होती है। दूसरे शोधकर्ता के समान अगर किसी भी कार्य को रिपीट करने से, पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रिसर्च काम किया जाए उसमें कि प्रत्येक रिसर्च पेपर से कहीं ना कहीं डाटा कलेक्शन में, डाटा के संकलन करने में सहायता मिलती है। प्रत्येक शोधकर्ता को अपने शोध तथा सर्वेक्षण और समीक्षा में अपने रिसर्च पेपर से अधिक सुगमता हो जाती है। प्रत्येक उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझाव पर टिप्पणी करने का अवसर मिल जाता है और शोधकर्ता अपने शोध कार्य पर रिसर्च पेपर लिखने के लिए अनुभव प्राप्त करता है, अनुभवशील होता है, और वो जो अनुभव प्राप्त करता है उसका वो अनुभव उसके रिसर्च, उसके अनुसंधान को एक आधार प्रदान करता है। तो ये था हमारा रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कशन, बातचीत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे हम बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। थीसिस राइटिंग आपको करवाया था,
रिसर्च पेपर राइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से देखना और अपना नोट्स बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।